हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम लेकर के आए हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस। ठीक, पिछले कक्षा में हमने जो बताया था वो बताया था कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, और खास तौर से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की जो हमने बात करी थी वो 2 डायमेंशन यानी एक्स और वाई एक्सिस का एक प्लेन हमने लिया था। उस प्लेन में किस तरीके से कोई वेक्टर अगर दिया हो तो उसके कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये हमने पिछली कक्षा में बताया था। हल्का सा उसी का रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि ये कोई एक्स और वाई एक्सिस का ये उसका ओरिजिन है, और ये कोई कार्टेशियन प्लेन या कह लीजिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे कोई वेक्टर अगर दिया हुआ हो, सपोज ए, ठीक है, ये कोई वेक्टर दिया हुआ और ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट लेते हैं, सपोज अगर हम इसको ए एक्स से इंडिकेट करें और इसी तरीके से वाई एक्सिस में वेक्टर ए का जो कंपोनेंट होगा उसको अगर हम ए वाई से इंडिकेट करें, तो देखिए ए एक्स इज इक्वल टू हमने बताया था ए कॉस थीटा, ठीक। और इसी तरीके से ए वाई का हमने मान बताया था ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। इसमें हमने जो बताया था कॉस थीटा और साइन थीटा, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस के साथ कॉस थीटा है और वाई एक्सिस के साथ साइन थीटा है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ये डिपेंड करता है इस एंगल पर कि ये एंगल किस एक्सिस से के कंपेयर में लिया गया है। यहाँ पे हमने एंगल थीटा की जो मान लिया है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया है, इसलिए क्या है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कॉस थीटा आ रहा है। ये एक्सचेंज भी हो सकता है, ठीक है। बट आप जैसे अगर इस एंगल को हम ये थीटा ना लेकर के अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें, तो उस केस में ये जो ए वाई आएगा वो ए साइन ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये ए एक्स जो होगा वो ए साइन थीटा हो जाएगा। ये एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये था 2 डायमेंशनल के केस में, ठीक है। 2 डायमेंशनल जो हम प्लेन लेते थे उस केस में ये हमारे वेक्टर ए कोई रहता था तो इसके कंपोनेंट्स निकल जाते थे, ठीक है। और इसका जो हमने मैग्नीट्यूड बताया था वो बताया था ए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ इसके जो कंपोनेंट्स होते थे ये हमने बताया था। आइए अब हम चलते हैं इस 2D को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं, त्रिविमीय जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे कि ये कमरा है, अगर इस कमरे की बात की जाए तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 डायमेंशन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस ब्लैक बोर्ड की, इस व्हाइट बोर्ड की बात करें तो इसमें कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। कौन कौन से? ये इसकी लंबाई का एक डायमेंशन और एक चौड़ाई का डायमेंशन, केवल और केवल 2 डायमेंशन इसमें, ठीक है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वेक्टर की वो हम 3D यानी कि त्रिविमीय जो हमारा स्पेस है, ठीक है, उसमें इस कोई वेक्टर दिया हो अगर तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे और उनको कैसे निकाला जाएगा, आज यही हम सीखेंगे। इसमें देखिए, जैसे कि ये कोई हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं, सपोज ये वेक्टर ए है, ठीक है। वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर का हम मान लें कि तीनों एक्सिस से इसका कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। जैसे ये कमरा है उसके एक सिरे से अगर हम कोई वेक्टर एक कोने से उसके ड्रा करते हैं तो वो हर साइड से यानी कि लंबाई वाली साइड से भी कुछ एंगल बनाएगा, चौड़ाई वाली साइड से भी कुछ एंगल बनाएगा और लंबाई वाली साइड से भी कुछ एंगल बनाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक कोई वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस वेक्टर की जो एंगल है एक्सिस से, वो मान लिया कि अगर एक्स एक्सिस से अल्फा है, वाई एक्सिस से बीटा है और जेड एक्सिस से गामा है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है वो ए एक्स है, ठीक। इसी तरीके से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ए वाई है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ए जेड है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं, अगर इसी वेक्टर का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट हम निकालें तो सिंपली क्या होता है, ax is equal to a cos थीटा,
ये हमने वहां बताया था, ठीक है। यहाँ पे थीटा ना होकर के एंगल कितना अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा ए कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल जिस एक्सिस से लिया जाएगा उस एक्सिस की तरफ हमारा कॉस थीटा होता था। यहाँ पे थीटा का मान अल्फा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए कॉस अल्फा हो गया। इसी तरीके से वाई एक्सिस की तरफ अगर हम इसका कंपोनेंट निकालें तो ये ए कॉस बीटा, ठीक, क्योंकि इस बार हम ये एंगल ना लेकर के हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, एंगल जो ये बीटा दिया हुआ है इस बीटा को हम एंगल ले रहे हैं, तो जिस तरफ एंगल उस तरफ कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू बीटा दिया हुआ तो इसलिए बीटा हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ए जेड की वैल्यू जो हो जाएगी वो ए कॉस गामा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रहा है, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे चलते हैं। अब अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट्स पता चल गए, इस तरीके से हम कंपोनेंट्स निकालते हैं, ठीक। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमने 2 डायमेंशन में देखा था a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो एक कंपोनेंट एक एक्सिस और बढ़ जा रही है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, ये करके हमारा यहाँ पे निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का में 2 चीजें होती हैं, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था। कोई भी वेक्टर है इसमें दो क्वांटिटीज या 2 कंपोनेंट्स कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं, एक है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। किसी भी वेक्टर को इसको जनरली अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। ये किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में अगर है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो आई जे और के है, ठीक है, आई जे के जो है ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर है। आई ये भी यूनिट वेक्टर है, जे क्या है ये भी यूनिट वेक्टर है और के कैप ये भी यूनिट वेक्टर, ठीक। ये जो हमारा है आई कैप ये एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और जे कैप जो है हमारा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से के जो है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक। अब हमने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी यूनिट वेक्टर का, अभी पिछली कक्षा में हमने बताया था यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक। तो ये अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू भी मॉड आई, इसकी वैल्यू भी 1, मॉड जे इसकी वैल्यू भी 1 और मॉड के इसकी भी वैल्यू 1, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हो गए और ये 1 के बराबर हो जाता है। और किसी भी यूनिट वेक्टर का कोई भी इकाई कोई इसकी यूनिट नहीं होती है और ना ही कोई इसकी डायमेंशन होती है, ठीक। ये तो हमने 3D के केस में किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ये तरीका हमने यहाँ पे आपको बताया। अब आइए चलते हैं वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड देखेंगे। अभी हमने पीछे जो बताया है एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वो हमने ग्राफिकल मेथड से बताया था। ग्राफिकल मेथड जो होता है, ग्राफिकल मेथड में 2 मेथड होते हैं, ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। 2 मेथड हमने वहां बताया था, ठीक। 2 वेक्टर्स या 3 वेक्टर या 2 से अधिक वेक्टर जो भी होते थे उनको हम एक ट्रायंगल के शेप में या एक उसके शेप में क्या कहते हैं पैरेललोग्राम के शेप में आपस में एडजस्ट करके एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करके उसका सम या उसका डिफरेंस यानी कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन निकाल लेते थे, ठीक। यहाँ पे अब जो हम एनालिटिकल मेथड पे आ रहे हैं इसमें हम एक तरीके से ये कह सकते हैं ये मैथमेटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड को आप बस समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये मैथमेटिकल मेथड है। अभी जो हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया है उसी को मैथमेटिकल एक तरीके से कैलकुलेशन करके हम ऐड करेंगे वेक्टर्स को। आइए देखते हैं कैसे। ये है एनालिटिकल मेथड।
एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर को ऐड करने का एनालिटिकल मेथड। आइए देखते हैं, जैसे कोई वेक्टर ए है दिया हुआ हो और हमने अभी रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था। जैसे ये अगर हमारा कोई वेक्टर दिया हो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ठीक, एक ये होगा। और दूसरा वेक्टर अगर बी दिया हो, यहां पे क्या होगा, ए इसका अगर हम रिप्रेजेंट करें बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक। इन दोनों वेक्टर्स को हमको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली इनको ऐड करना है। और जब ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स जो होंगे उसको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। एक तरह के जो टर्म्स होंगे उनको एक साथ ऐड करेंगे। इसी तरीके से तीनों सेट का हम कर देंगे। यहाँ लाइक टर्म्स कैसे हैं, क्योंकि यहाँ भी आई यूनिट वेक्टर है और ये यहाँ भी आई यूनिट वेक्टर है, यहाँ जे जे है और यहाँ के है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, इसके साथ हम लगाएंगे आई कैप। इसी तरीके से ए वाई प्लस बी वाई, इसके साथ हम लगाएंगे जे कैप। और फिर ए जेड प्लस बी जेड, इसके साथ हम लगाते हैं के कैप। यही एक सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ये तो हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर को आर से इंडिकेट करें, यानी दोनों को जोड़ने पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनको जोड़ने पर अगर हम आर से इंडिकेट करें तो इसको और इजी फॉर्म, अगर इजी दिखाने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू, इसको अगर हम ए एक्स प्लस बी एक्स को आर एक्स कर दें, ठीक, आई कैप। इसी तरीके से ए वाई प्लस बी वाई को हम आर वाई जे कैप और इसको हम आर जेड के कैप कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक सिंपल सा तरीका हो गया वेक्टर्स को आपस में ऐड करने का। इसी तरीके से अगर सब्सट्रैक्शन की बात हो, तो जैसे अगर वेक्टर ए से वेक्टर बी को सब्सट्रैक्ट करना हो तो ए एक्स माइनस बी एक्स कर देंगे, ए वाई माइनस बी वाई कर देंगे और ए जेड माइनस बी जेड कर देंगे, तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन कहा जाएगा। अब आइए समझते हैं वेक्टर में लॉ ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ साइन। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको भी समझ लेते हैं। फिर हम आ जाएंगे जो हमारा मूल जो चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। ये हमने वेक्टर जब पढ़ लिया, पूरा वेक्टर जब हम पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे मोशन इन प्लेन जो चैप्टर का नाम है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक शुरू होंगे आगे, उसकी हम बात करेंगे। तो आगे अभी हम देखते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल, या लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर हमको इसको ग्राफिकल मेथड से, जिसमें कि पैरेललोग्राम मेथड और ट्रायंगल मेथड आता है, उस मेथड में अगर इसको ऐड करना हो, तो अगर दोनों की ओरिजिन सेम है, ठीक है, इसी ओरिजिन से क्या है, दोनों वेक्टर्स का ओरिजिनेट दोनों वेक्टर होते हैं, दोनों वेक्टर निकलना है, ठीक है। यहां से पैरेललोग्राम मेथड से अगर हम इसका सम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक पैरेललोग्राम ड्रा करना पड़ेगा, यहां से एक लाइन जो इसके पैरेलल हो, ठीक। यहां से एक लाइन यहां ड्रा करेंगे जो इसके पैरेलल हो, यहां से ये हो गया, ठीक। ये दोनों लाइंस जहां आपस में काटेंगी, इसको यहां से मिला देंगे तो हमारा वही रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक। ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम आर कह सकते हैं, वो हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों इसके बीच का जो एंगल है थीटा दिया हो, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा हो, और इसके बीच में एंगल अल्फा हो, और यहां एंगल बीटा हो, ठीक। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
ये तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस बेस पर ड्रा करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको P मान ले, इसको Q मान ले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और इसको S मान ले और यहाँ पे N हो जाए, यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है। इसमें पहले दो वेक्टर्स थे, OP और OQ। OP वेक्टर A और OQ वेक्टर B। दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, जो कोण है, वो है थीटा, और इस वेक्टर A और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हमने मान लिया अल्फा, और दूसरे एंगल को हमने मान लिया बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने एक कंस्ट्रक्शन करी और यहाँ से इसको आगे बढ़ा करके एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए समझते हैं क्या करना है इसमें। अब आइए देखते हैं, जैसे कि हमने एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से चाहे भी तो एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, अगर इसको हम M मान ले, PM, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, इसमें देखिए ट्रायंगल SON या OSN इन ट्रायंगल OSN क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला पूरा ट्रायंगल यहाँ से लेकर के यहाँ, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। इसके सामने ये भुजा जो होगी, ये हाइपोटेनस R, और ये पूरा एक साइड हो जाएगी और दूसरी साइड ये हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम में अगर इसमें हम अप्लाई करें, OS स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, कोई दूसरी लाइन, तीसरी लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये थीटा ये होगा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस में आप इतनी बेसिक मैथ तो जानते ही होंगे। तो आइए देखते हैं। OS की वैल्यू जो है वो R स्क्वायर, ठीक, और ON को हम लिख सकते हैं OP प्लस PN। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। SN को ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है। अब देखिए OP की वैल्यू कितना होगी, OP की वैल्यू कितना होगी ये देखते हैं। OP की वैल्यू हमारी है A, ठीक, और PN की वैल्यू, ये महत्वपूर्ण है। इस PN की वैल्यू कितना होगी? इस PN को लिख सकते हैं B साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, और SN को लिख सकते हैं SN, ये SN को लिख सकते हैं आप B साइन थीटा, ठीक। सॉरी, इसको आप लिखेंगे B कॉस थीटा। अब आइए देखते हैं पहले इसको, ये कैसे आया। देखिए इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल SNP। ये एंगल है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये सामने वाला हाइपोटेनस है। सामने वाला जो होगा वो B कैसे होगा? क्योंकि ये लाइन होगी वो इस लाइन के बराबर है। ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन जो होगी वो इसके बराबर होगी, और इसका मान B है, तो ये भी B हो जाएगी, ठीक। और अब इसी तरीके से B अगर है तो इसको निकालने के लिए इसकी वैल्यू कितना होगी? ये हो जाएगी B cos थीटा, क्योंकि एक अगर ये वेक्टर है तो इसका जो है जिससे थीटा एंगल बना हुआ है, उस तरफ हम क्या लेंगे?
बी कॉस थीटा और सामने वाला क्या होगा, ये वाला बी साइन थीटा। यही चीज हमने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए 2ab कॉस थीटा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और कोष्टक में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू 1 होती है तो वो 1 हो जाएगा और ये हो गया हमारा 2ab कॉस थीटा, ठीक। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक। इसी को लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं। अगर दो वेक्टर दिए हुए हो तो उनका मैग्नीट्यूड, उनको जोड़ने पे जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड से हम इसको और उसके बीच के एंगल के माध्यम से इसका हम ये सीधे निकाल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक। अब आइए समझते हैं साइन रूल इसका जो है, ठीक है। इसका साइन, लॉ ऑफ साइन जो है उसको समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र था, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज थी। अब आइए समझते हैं साइन रूल इसका कौन सा है, ठीक। R बटे साइन थीटा बराबर ए बटे साइन अल्फा, सॉरी साइन बीटा और बराबर बी बटे साइन अल्फा। ये है हमारा साइन रूल, ठीक। अगर ये दो वेक्टर्स दिए हुए हों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के माध्यम से अगर हम उनके बीच रिलेशन निकालना चाहें तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, आर बटे साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक, बराबर ए बटे यानी जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बटे साइन बीटा, ये वाला एंगल, ठीक है, बराबर बी बटे यानी दूसरा वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड बी बटे साइन अल्फा, ठीक। तो ये है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ साइन, ठीक। ये है लॉ ऑफ साइन और ये है लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। ये चीजें पूरी क्लियर हो गई। अब आइए हम आगे जो है अगली कक्षा में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। मोशन इन ए प्लेन हम जब शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट की बात, फिर आगे उससे रिलेटेड, चूंकि मोशन इन ए प्लेन ये चैप्टर यही हमारा मेन चैप्टर है तो उसके तहत हमने बताया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स के जो बारीकियां थी वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मोशन इन ए प्लेन के बारे में। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।